बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। नैब का तरमीमी ऑर्डिनेंस, कई बड़ों की बरियत की राह हमवार हो गई। एहसन इकबाल को फौरी फायदा मिलने का इम्कान। शाहिद खाकान अब्बासी और मुराद अली शाह के भी वारे न्यारे हो सकते हैं। अलबत्ता बड़े साहब यानी आसिफ अली जरदारी को ज्यादा फायदा मिलने का इम्कान नहीं है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट तैयार की है सोहेल रशीद ने, आपको दिखा देते हैं। दूसरा नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल फिलहाल उहदे पर बरकरार रहेंगे, लेकिन कई मुकदमात शायद बरकरार न रहें। विफाकी और सूबाई काबीना समेत मुख्तलिफ बोर्ड और फोरम से मंजूर शुदा मनसूबों पर नैब उंगली नहीं उठा सकेगा। ऑर्डिनेंस का इतलाक पहले से मौजूद केसेस पर होने से एहसन इकबाल की नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी, शाहिद खाकान की LNG और मुराद अली शाह को नूरियाबाद रेफरेंस, परवेज अशरफ को रेंटल पावर मुकदमात में बरियत का इम्कान है। अवामी ओहदों पर रह चुकी शख्सियात के आमदन से जायद असासों के केस पर नैब का दायरा इख्तियार बरकरार रहेगा। आसिफ जरदारी को न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस, 8 अरब की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग और क्लिफ्टन में घर खरीदारी के केस में रिलीफ मिलने का इम्कान नहीं। एक से ज्यादा नोयत के इल्जामात वाले केसेस पर नए नैब ऑर्डिनेंस का इतलाक किस तरह होगा और कितना मुतासर करेगा, इसके लिए अदालती तशरीह अहम होगी। नैब ज़राए के मुताबिक ऑर्डिनेंस की मुसद्दका कापी मौसूल होने के बाद तमाम केसेस का एहतसाब ब्यूरो दोबारा जायजा लेगा और कानून के मुताबिक केसेस जारी रखने, खत्म करने या किसी और इदारे को मुंतकिल करने का फैसला किया जाएगा। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने चेयरमैन नैब की तौसी के मामले को गैर कानूनी और बदनीयती करार दे दिया। ट्वीट में लिखा कि हुकूमत वजीर आजम और उनके खानदान को एहतसाब से इस्तिस्ना दे रही है। उनका कहना था कि हुकूमत अपोजिशन को निशाना बनाने का अमल जारी रखना चाहती है। पिंडोरा पेपर्स के बाद हुकूमत खुद को एहतसाब से बचाना चाहती है। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस क्या है? वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं NRO नहीं, एहतसाब की बात हो रही है। सिराजुल हक का कहना है कौम ने हुकूमत के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को तो तरमीमी ऑर्डिनेंस का पता ही नहीं, कहते हैं जब असल मुसव्वदा सामने आएगा तो तबसरा करेंगे। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर असद उमर से सवाल हुआ तो कहा कोई किसी को NRO नहीं दे रहा, मामला तो एहतसाब का है जो सबका होना चाहिए, बिला इम्तियाज होना चाहिए। NRO नहीं हो जाएगा? नहीं, ये बिल्कुल NRO नहीं। ये नैब का जो बनाने का मकसद था, ये उसकी तरफ ले जाने की एक कोशिश है। आज़ाद इदारा होना चाहिए जो हुकूमत के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रख सके। सारी कौम को ये फ्रस्ट्रेशन है कि जी केस चलते रहते हैं, कोई सिरे ही नहीं कोई लगता। तरमीम सर हो जाएगी? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं तमाम सियासी जमातों के साथ साथ कौम भी चेयरमैन नैब का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर चुकी है। ये बिल्कुल एकतरफा फैसला है और ऑर्डिनेंस के जरिए सब कुछ हो रहा है। पार्लियामेंट को बुलडोज किया है, आईन को बुलडोज किया है और सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए काम चला रहा है जो कौम मुस्तरद करती है। सिंध में पीपल्स पार्टी हुकूमत के वजीर आला मुराद अली शाह का कहना है अभी तो मुसव्वदा ही नहीं मिला तो तबसरा क्या करें। यह सबसे पहले तो जो ऑर्डिनेंस आया है ना, मैंने सिर्फ टेलीविजन पे देखा है और उसकी फाइनल कॉपी नहीं देखी। कम से कम 3 डिफरेंट ड्राफ्ट मुझे डिफरेंट लोगों ने दिए हैं कि जी ये ऑर्डिनेंस है। वज़ीर आला सिंध का मुतालबा है कि पेंडोरा पेपर्स में जिन वज़रा के नाम आए हैं उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखें, अपोजिशन का, अगर हम भी अपोजिशन में होते हैं ऐसी बातें करते हैं, बड़ा अलमिया था कि हर लोग जो फाइल नहीं मूव होती थी, बिजनेसमैन को एतराज़ात थे, तो आए मिल बैठे बात करें। अभी कोई, मेरा मतलब है ये कानूनी काम किया गया है, ये ऑर्डिनेंस आया, कोई ऐसा मसला नहीं है और बहुत सोच समझ के इन सारी चीज़ों को सहूलत देने के लिए कि जो लोगों के ऑब्जेक्शंस हैं उनको दूर करने के लिए किया गया। देखें, मुझे बतौर इंटीरियर मिनिस्टर मुख्तसर सा सवाल, किसके खिलाफ? अच्छा, मैं इसको देख लेता हूं। वैसे देखें, अगर तो खबर की हद तक हो तो कोई बात नहीं होती, लेकिन आप इसके मुज़म्मरात देखें, इसके आफ्टर इफेक्ट्स देखें, इसके आफ्टर शॉक्स देखें
कि दुनिया में जो हमारा मजदूर जा रहा है उसकी वैक्सीनेशन को क्वेश्चन मार्क बनाया जा रहा है, और उसको मैं देख लेता हूँ। बाकी TTP से मुज़ाकरात का मैंने परसों भी कहा था, आपके एहतराम में मैं CM को मिलने आया था पंजाब को, आपने हुक्म दिया, मैं सर तस्लीम खम करता हूँ। देखें, मैं ऐसे ज़ुबान इस्तेमाल करना चाहता हूँ जो पार्लिमानी अंदाज हो। आप इतने सीनियर साफ़ी हैं, आपको पता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जी ख्वाहिश साहब। मैं जब बात किसी तरफ शुरू होगी, सीरियसली कोई बात बढ़ेगी, हमारी ये ख्वाहिश है कि ना अफ़गानिस्तान की सरज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो, ना हमारी ज़मीन उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो, और उसमें वो लोग जो कि यहाँ मुख्तलिफ़ केसों में मतलूब है या मुलव्वस रहे दहशत गर्दी में, उनके लिए एक और पैमाना है। और जो लोग नकल मकानी कर गए उनके बारे में बातचीत चली थी, कोई बातचीत मेरे नोटिस में नहीं कि वो शुरू हुई या ख़त्म हुई। लास्ट रिक्वेस्ट, आपका एक सवाल हो गया, सवाल करें ना, कैमरा बाद में ले आना। यार अगर सवाल करेंगे, आप खबर पढ़ रहे हैं, जो आए उसको भी देख रहे हैं, उसकी भी इमदाद करेंगे। सेकंड लास्ट, मेरा ख्याल है जब इलेक्शन होंगे 2 साल बाद, देखें अब 2 साल के भी देखें, 2 महीने और कम हो गए हैं। आखिरी 6 महीने तो आपको पता है, आखिरी 6 महीने तो कैंपेन के होते हैं, अबूरी हुकूमतों के होते हैं। मैं नून लीग का और पीपल्स पार्टी की इस सूरत हाल को, मैं नई क्या कहते हैं अलाइनमेंट देख रहा हूँ इलेक्शन के करीब। मैं इलेक्शन के करीब नई अलाइनमेंट देख रहा हूँ। इमरान खान का साथी हूँ, उसके साथ आया हूँ, उसके साथ जाऊँगा। शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट एंड स्मार्ट। अभी पता नहीं, इंतज़ार करें, वेट एंड सी। इफ़ देयर इज़ लास्ट क्वेश्चन मलिक साहब, उसके बाद मज़र, सेकंड लास्ट एंड लास्ट। पूरे हो गए हैं 10 मिनट। मैं आज मलिक साहब आपको एक ऐसी बात कहने लगा हूँ, हम सारे लोग अपना चूरन आपके सामने भेज रहे हैं। बदनसीबी है इस मुल्क की, 3 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं। मैं 4 दफ़ा, मेरी 15वीं वजारत है, 4 दफ़ा वज़ीर इत्तलात रहा हूँ, लेकिन मैंने इतना, अगर आप लोग उनको कवर ना करें तो आपसे ये 24 घंटे पूरे नहीं होंगे। आपको, मेरा मतलब है, इनसे पैसे लेने चाहिए, एडवर्टीज़मेंट के इनसे पैसे वसूल करें चैनल, क्योंकि ये प्लान ऐसा करते हैं कि जा रहे हैं करप्शन के केस में और घर से पीछे लेके जाते हैं फूलों का वो थैला और फेंकवाते हैं, ईंटें भी बाज़ औक़ात साथ लेके जाते हैं और फिर विक्ट्री के निशान। इनसे एडवर्टीज़मेंट के पैसे लें चैनल, और ये क्या कर रहे हैं अपोजिशन। लास्ट क्वेश्चन जी, मज़र आपका हो गया, मज़र का लास्ट। नवाज शरीफ ने ये कहा है कि मफामत हो या मज़ामत हो या फलां हो, उनका टाइम गुजर गया। दे हैव लेफ्ट द ट्रेन एंड एक्सप्रेस ट्रेन नेवर वेट द पैसेंजर। लास्ट, शहबाज शरीफ जो, अब मैं क्या कहूँ मज़र आपको, शहबाज शरीफ जो थोड़ा बहुत शुरू करता है उसको मरियम झाड़ू फेर रही है। ये घर की बात घर में रहे तो अच्छा है। आखिरी शेर पे करता हूँ, यूँ रो रो के तू अशकों की आबरू न गवा, घर की बात घर ही में रहे तो अच्छा है। घर की बात घर ही में रहे तो अच्छा है। इदारों के खिलाफ बयानात दिए जा रहे हैं। नून लीग की इस हालत की जिम्मेदार भी मोहतरमा मरियम नवाज हैं। मरियम नवाज जो बयानात दे रही हैं वो गैर जिम्मेदाराना रवैया है। जर्नल्स की पोस्टिंग मामूल का काम है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब का कहना है कि हुकूमत ने चेयरमैन नैब की तकर्रुरी के लिए रास्ता आइन से लिया। हमने पार्लियामान को इज्जत दी, चीनी और आटे पर शोर मचाने वाले अदालत क्यों नहीं जाते। उन्होंने ऑपोजिशन पर भी तनकीद की। बोले लूट मार नून लीगी क़यादत का महबूब तरीन मशगला रहा है। उन्होंने 34 शिकों के जरिए हमसे NRO मांगा। इस
स्कैंडल को एनआरओ दे दिया, आटा स्कैंडल को एनआरओ दे दिया। तो भाई मुझे आप ये बताएं कि वैसे मैंने आपसे निकम्मी ऑपोजिशन भी कोई नहीं देखी। आपको जो है वो ये स्कैंडल तो बड़े नजर आते हैं। आप किसी एक स्कैंडल को लें और उठा के किसी इदारे पे चले जाएं। वो काला तिलिस्मी कोट कहाँ है जो नवाज शरीफ पहन के मेमो गेट के ऊपर गए थे? शहबाज शरीफ की भतीजी मरियम सफदर को जो है वो सजा हुई है अपना एवन फील्ड के महलात के अंदर। तो ये फिर कहते हैं जी हमारे से मुशावरत करें। आपसे मुशावरत करने का मतलब तो यही है कि पूरा का पूरा टब्बर चोर है और उनसे पूछें कि आपका तफ्तीशी कौन सा लगाना है। ये तो आपकी फरमाइश जो है वो हम पूरी नहीं कर सकते। अहम खबर आ रही है, पेंडोरा पेपर्स में पाकिस्तानियों के नाम आने का मामला। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने वजीर आजम को खत लिख दिया है। संजय साधवानी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। संजय, बताइएगा क्या लिखा गया है खत में? जी बिल्कुल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने वज़ीर आज़म को खत लिखा है जिसमें ये मुतालबा किया गया है कि जिन पाकिस्तानियों के पेपर्स में नाम शामिल हैं उनके अकाउंट फौरी तौर पर मंजूर किए जाएं और उनके अकाउंट बैरून मुल्क जाने पर उन्हें जो है वो पाबंदी लगाई जाए। इसके साथ साथ ये भी मुतालबा किया गया है कि पेंडोरा पेपर्स में जो शामिल अफराद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FBI को 3 महीने का टास्क सौंपा जाए ताकि FBI इन 3 महीनों में इन तमाम अफराद की तफ्तीश करे और जिसके बाद एक जामे रिपोर्ट बनाए। ट्रांसपेरेंसी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये मुतालबा किया है कि आप खुद इस मामले की निगरानी करें। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को ये खत लिखा है और ये पाबंदियों का मुतालबा किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, इस सिलसिले में आप आगाह कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी की कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास में अहम सियासी और कौमी उमूर पर मुशावरत होगी। मज़ीद जानते हैं समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। जी अब्बास, अपडेट कीजिए, इजलास कितनी देर तक शुरू होगा और सीनियर वज़रा भी शरीक होंगे? जी बिल्कुल, पार्टी की सीनियर क़यादत और वफाकी वज़रा वज़ीर आज़म हाउस पहुँच चुके हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत जो कोर कमेटी का अहम इजलास है जिसमें वज़ीर आज़म को मुख्तलिफ इशूज़ पर एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर आज़म कोर कमेटी को मुख्तलिफ जो फ़ैसले किए गए हैं मुल्क की सलामती के हवाले से, पार्लिमानी हवाले से और स्पेशली जो कि ऑर्डिनेंस के हवाले से जो चीज़ें हैं उस पर कोर कमेटी को एतमाद में लिया जाएगा। आइंदा इंतखाबात और पार्लिमानी अमूर पर भी आज कोर कमेटी के इजलास में गुफ्तगू होगी। ये इजलास कुछ ही देर पहले वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत शुरू हो चुका है जिसमें तमाम वफाकी वज़रा कोर कमेटी के अरकान हैं सैफुल्लाह न्याज़ी, आमिर कियानी और दीगर जो अहम क़यादत है वो इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस पहुँच चुकी है। मुल्की सलामती के हवाले से जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास कल बुलाया गया है उस हवाले से भी कोर कमेटी को आज के इस इजलास में एतमाद में लिया जाएगा। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया अब्बास। और बलूचिस्तान में सियासी बहरान संगीन हो गया। वजीर आला बलूचिस्तान का इस्तीफा न आया। काबीना के 3 वज़रा, 4 मुशीर और 2 पार्लिमानी सेक्रेटरीज ने इस्तीफे दे दिए। बलूचिस्तान के मौसम में खुनकी, लेकिन सियासत का पारा मजीद गर्म हो गया। हुक्मरान जमात BAP और इत्तेहादी जमातों के जाम मुखालिफ सूबाई वज़रा, मुशीरों और पार्लिमानी सेक्रेटरीज ने अपने इस्तीफे गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर आगा को दे दिए। इस्तीफे देने वालों में सूबाई वजीर सरदार अब्दुर्रहमान कैतरान और ज़हूर बुलेदी शामिल है। मुशीरों में हाजी मोहम्मद खान लहड़ी और अकबर आसकानी, जबकि पार्लिमानी सेक्रेटरी लैला तरीन, बुशरा रिंद, माजबीन शीरान और लाला रशीद भी इस्तीफे देने वालों में शामिल है। सूबाई वजीर मीर असद बलोच का कहना है कि इस्तीफे देने के बाद आइंदा का लाए अमल अदम एतमाद लाने का होगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन हमने सब ने दस्तखत किए, हम इनको सबमिट करेंगे इज्जत के साथ। हमने कहा जाम साहब को थोड़ा इज्जत का मकाम दे दें, इज्जत के साथ वो रिजाइन करे, यही उसके लिए बेहतरी है। दूसरी जानिब तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान ने कहा है कि वज़ीर आला जाम कमाल खान को अक्सरियत की हिमायत हासिल है, इस्तीफा नहीं देंगे। कैमरा टीम के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। बलूचिस्तान में ज़लज़ले के शदीद झटके। कोयटा, हरनाई, ज़ियारत, सिब्बी समेत कई इलाकों में ज़मीन लरज़ उठी। ख़वातीन और बच्चों समेत कम अज़ कम 20 अफराद जाँ बहक और 300 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। कई मकानात भी गिर गए हैं। हरनाई और कोयटा समेत मुतासरा इलाकों में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बलूचिस्तान लरज़ उठा। कोयटा, हरनाई, ज़ियारत, सिब्बी, दुक्की और पशीन समेत कई इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके।
रात 3:02 पर आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत 5.9, गहराई 15 किलोमीटर और मरकज हरनाई था। ज़लज़ले की वजह से हरनाई और शाहरग में कई मकानात गिर गए। सरकारी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। मुतादिद अफराद मलबे तले दबकर जख्मी हुए। बहुत बुरा हाल था। सारे लोग, औरतें, बच्चे सारे चीख रहे थे। उसी वक्त हम घर से निकले। यहाँ अस्पताल में जोक दर जोक मरीज आ रहे थे, डेड बॉडीज आ रहे थे। बहुत से बच्चे जो उनका डेथ हुआ था और बहुत से लोग इंजर्ड थे, जख्मी थे। बहुत बुरा हाल था। लोग सो रहे थे और ये जो है ना उस वक्त 3:02 पे जो है ना ज़लज़ले की झटका, जो बड़ा ज़लज़ला महसूस कर दिया गया और इसकी बिना पे सर बहुत से नुकसानात माली जानी और नुकसानात का सामना करना पड़ा। हरनाई और कोयटा समेत दीगर मुतासरा इलाकों में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। हरनाई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल समेत तमाम मराकिज़ सेहत में डॉक्टर्स और अमले को हंगामी बुनियादों पर तलब कर लिया गया है। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, क्या तबाही के वहाँ पर मनाजिर हैं। हरनाई, जहाँ पर गरीबाबाद में ज़लज़ले ने मचाई है तबाही। हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद आतिफ से। आतिफ, अब से कुछ देर कबल जब आपसे बात हो रही थी, आप बता रहे थे कि इमदादी कार्रवाइयों में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा कोई खातिर ख्वाह टीमें यहाँ पर नहीं पहुँच सकी हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस टाइम भी मैं ज़िला हरनाई में ही मौजूद हूँ। इस टाइम मैं मौजूद हूँ मोहल्ला इस्लामाबाद। यहाँ पर भी वही मनाजिर नज़र आ रहे हैं जो अब से थोड़ी देर पहले हमने जो किले गरीबाबाद का इलाका है वहाँ पर दिखाए थे। मुतादिद जो कच्चे मकानात हैं वो मुनहदम हो चुके हैं। 20 जो है वो टोटल हलाकतें हुई थी ज़िला हरनाई में इस ज़लज़ले के बायस, जो आज सुबह 3 बजे आया था 5.9 शिद्दत का। अब 12 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन कोई यहाँ पे रिलीफ का काम जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। कच्चे मकानात का मलबा अभी तक अपनी जगह पर पड़ा हुआ है। इन 20 अफराद में जो है 3 अफराद एक ही घर से जो है जाँ बहक हुए थे, जिनमें एक खातून और उसके 2 बच्चे, एक 12 साल और एक 7 साल बच्चा जो है वो शामिल है। वो इस ज़लज़ले के में जाँ बहक हो गए, मलबे तले दब के। इनका कच्चा मकान जो है वो ये गिर गया था। ये मकान जो है एक गरीब आदमी है, उसका ये मकान था। 11,000 किराए पे जो है वो यहाँ पे रह रहा था, लेकिन ये कच्चे ज़लज़ले के बायस जो है ये मकान गिर गया है। इस मकान की सूरत हाल मैं आपको दिखाता हूँ। अपने कैमरामैन शहजाद अनवर से कहूँगा कि ज़रा वो दिखाएं। ये देखिए, ये मलबा अभी तक जो है उसी तरह पड़ा हुआ है, कोई जो है वो हटाने वाला नहीं है। ये इस कच्चे मकानात की जो छत है ये उसका मलबा है। और इसी तरह आप देख सकते हैं ये कच्ची दीवारें जो हैं वो गिरी हुई हैं। तबाही के मनाजिर हैं। दीवारें बिल्कुल जो है वो खस्ता हाल थी, ज़लज़ले के बायस गिर गई हैं। इसी तरह अगर इस कमरे में आपको मैं दिखाऊं, ये वो कमरा है जहाँ पे ये 2 बच्चे और वो जो खातून है वो जाँ बहक हुए थे। जब ज़लज़ला आया तो उस टाइम ये खातून और ये दोनों बच्चे जो हैं इस चारपाई पर सो रहे थे। ज़लज़ला आया और ये इसकी छत जो है वो आकर इन पे गिरी और वो मलबे तले दब के 3 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके। ये सिर्फ एक ठीक है, सिलसिले में आप हमें अपडेट कर रहे हैं। जी, मनाजिर में भी देखा जा सकता है इस वक्त क्या तबाही ज़लज़ले ने यहाँ पर मचाई है। उस कमरे में जाकर आपने हमें रिपोर्ट किया जहाँ से जो डेथ्स थी उसकी इतलात आ रही थी। बेहद शुक्रिया, सिलसिले में आपने आगाह किया। आतिफ, मुफाहमत की बात क्यों की? मौलाना फजल रहमान नून लीग के कायद की बात का बुरा मान गए। नवाज शरीफ ने कहा था कि अगर मुफाहमत से मुतालबात पूरे होते हैं तो बिस्मिल्लाह, लेकिन ये बिस्मिल्लाह मौलाना को एक आंख न भाई। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे इमरान शफकत। नवाज शरीफ की बिस्मिल्लाह से हुए मौलाना फजलुर रहमान परेशान। नून लीगी कायद की जानिब से मुफाहमत के बयान पर मौलाना घबरा से गए हैं। उन्होंने नवाज शरीफ से राबिता करने की कोशिश भी की, मगर नाकाम होने पर ज्यादा मायूसी का शिकार हो गए। राय का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान मज़ाहमती बयानिए के साथ जदोजहद जारी रखना चाहते हैं। मौलाना पहले ही नून लीग की जानिब से इंतखाबी इस्लाहात की पार्लिमानी कमेटी में शिरकत पर खफा हैं। 11 अक्टूबर को PDM के इजलास में मौलाना अपने तहफ़्फ़ुज़ात नून लीग के सामने रखेंगे। वो इससे पहले असम्बलियों से इज्तिमाई इस्तीफों की कोशिश भी करते रहे हैं, मगर PDM के प्लेटफॉर्म पर उनकी तजवीज़ नहीं मानी गई थी। इमरान शफकत, समा, लाहौर।
मुल्क में कोरोना की चौथी लहर कमजोर पड़ने लगी। एक दिन में 46 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 28,032 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 51,343 टेस्ट किए गए। 1,453 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 2.82% रही। और डेंगू के बाद कॉन्गो वायरस भी बढ़ने लगा है। कराची के ज़िला जनूबी और वस्ती में कॉन्गो वायरस ने 2 मरीजों की जान ले ली। मरने वालों का ताल्लुक FC एरिया और डिफेंस से है। कॉन्गो वायरस से मरने वाले 56 साला फिरोज के घर के करीब बकरा मंडी है। बकरा मंडी के साथ आजम स्क्वायर बस स्टैंड भी है। बस स्टैंड से दीगर शहरों में कॉन्गो वायरस फैलने का खदशा है। महकमा सेहत सिंध का कहना है अगर कॉन्गो वायरस फैला तो उसका जिम्मेदार महकमा लाइव स्टॉक होगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि न्यूजीलैंड अपना दौरा रीशेड्यूल कर रहा है। अगले हफ्ते अच्छी खबर सामने आएगी। चेयरमैन PCB रमीज राजा कहते हैं कोई हमें ऐसे इस्तेमाल करके रद्दी की टोकरी में नहीं फेंक सकता। मजीद जानते हैं अब्बास शब्बीर से। जी अब्बास, उनका मजीद क्या कहना था? देखिए, आज कायमा कमेटी की मीटिंग में रमीज राजा ने ब्रीफिंग दी और उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड से दौरा रीशेड्यूल होने की बातचीत चल रही है और इंशाल्लाह अगले हफ्ते जो है वो अच्छी खबर मिलेगी। चेयरमैन इंग्लिश कृषि बोर्ड से भी उनकी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि मामला हाथ से निकल गया है, लेकिन हमें उम्मीद है कि वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया के दौरे बरकरार रहेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का दौरा मंसूख करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि हमने इस पर भरपूर एहतजाज किया है। ICC को जो खत लिखा है उसमें हमने ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि पाकिस्तान बिल्कुल पुरअमन कंट्री है और अगर कोई सिक्योरिटी खदशात थे तो हमें बताने चाहिए थे। साथ साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज पर मुश्तमिल सीरीज कराने का भी हमारा प्लान है और जिसमें पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका सीरीज भी हम प्लान में अपने शामिल कर रहे हैं। लेकिन हम ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट बहुत मुश्किल से वापस आई थी और पाकिस्तान में क्रिकेट जो है न्यूजीलैंड अपना दौरा रीशेड्यूल कर रहा है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया अब्बास शब्बीर। दूसरी जानिब ICC ने T20 वर्ल्ड कप के लिए मैच ऑफिशल्स का ऐलान कर दिया। 20 रुकनी दस्ते में 16 अंपायर्स और 4 मैच ऑफिशल शामिल हैं। T20 वर्ल्ड कप के आगाज़ में 10 रोज़ रह गए हैं। इवेंट के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मैच ऑफिशल्स का ऐलान कर दिया। कोरोना वबा के बाद पहली बार न्यूट्रल अंपायर्स फ़राइज़ अंजाम देंगे। पाकिस्तान के अलीम डार और एहसन रज़ा वर्ल्ड कप में अंपायरिंग करेंगे, जबकि मैच रेफरीज में डेविड बॉन, जेफ क्रो और श्रीनाथ शामिल हैं। इवेंट 17 अक्टूबर से ओमान और UAE में शुरू होगा। सियालकोट के डस्का रोड पर फॉर्म की फैक्ट्री में आग लग गई। आग ने पूरी फैक्ट्री को लपेट में ले लिया। रेस्क्यू की 6 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। शहजाद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शहजाद, इस वक्त क्या सूरत हाल है? आपसे कुछ देर कबल आपसे पहले बात हो रही थी तो आप बता रहे थे कि काफ़ी हद तक कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पाया जा सके। बिल्कुल, इस वक्त मैं उसी जगह पे मौजूद पर आग लगी हुई है। ये मेरे पीछे फोम तैयार करने वाली फैक्ट्री है। यहाँ से 5 हाल जो हैं उनको आग ने अपनी में लपेट में ले रखा है। इब्तिदा में आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब 50% जो है आग पर काबू पा लिया गया है। अगर आप मेरे पीछे कैमरामैन दिखाए तो आप देख सकते हैं कि जो फायर फाइटर हैं वो आग बुझाने में मसरूफ़ हैं और जो आग की शिद्दत है अभी भी बहुत ज़्यादा है और जो आग के बादल हैं वो दूर तक दिखाई दे रहे हैं। रेस्क्यू के 15 फायर फाइटर जो है यहाँ पर आग रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा एम्बुलेंसेस और दीगर गाड़ियाँ भी यहाँ मौजूद हैं। एयरपोर्ट से और दीगर मकामी जो फैक्ट्री हैं वहाँ से भी फायर टेंडर को यहाँ पे तलब कर लिया गया है। 4 लेवल की ये आग बताई जा रही है। 4 हाल फैक्ट्री में जो 1 एकड़ पर मुश्तमिल हाल हैं, तमाम के तमाम हाल जो है जलकर खाकस्तर हो गए हैं। जितने हालों के ऊपर जो छत थे ये सारे गर्म हो गए, पिघल के ज़मीन बोस हो गए हैं। मशीनरी अंदर थी वो सारी जो है वो जलकर खाकस्तर हो गई है। फोम और केमिकल था अंदर वो भी जल गया है। अभी तक आग पे मुकम्मल तौर पे काबू नहीं पाया जा सका। रेस्क्यू फाइटर जो रेस्क्यू हेल्पर है ये फायर फाइटर में हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं है, सांस लेने में भी मुश्किल का सामना है। रेस्क्यू ऑपरेटर जितने भी एहलकार है और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। जी ठीक है, बिल्कुल आप हमारे साथ मौजूद रहिए। समा की स्क्रीन पर ये मनाजिर भी हम देख सकते हैं, आग की शिद्दत भी हम देख सकते हैं। इस वक्त रेस्क्यू का ये अमल जारी है और आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग ने फैक्ट्री के 1 एकड़ रकबे को लपेट में ले रखा है, जबकि रेस्क्यू की जो 6 गाड़ियां हैं वो आग बुझाने में मसरूफ हैं। आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया है। डस्का रोड पर
फार्म फैक्ट्री में ये आग लग गई है। समा की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं कि आग कितनी शदीद है। अभी तक यहाँ पर रेस्क्यू का जो अमल है वो जारी है। ये फार्म की फैक्ट्री है जिसके मनाजिर आप देख सकते हैं। सियालकोट के डस्का रोड पर फार्म की इस फैक्ट्री में आग लग गई है और रेस्क्यू का जो अमल है वो जारी है। दूसरी जानिब मुल्तान में मोटरवे इंटरचेंज के करीब कपास के गोदाम में आग लग गई है। बताया जा रहा है कि रेस्क्यू की 11 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। बिल्कुल, इस हवाले से मजीद जानते हैं आसिफ बलोच से। जी आसिफ, अपडेट कीजिए। हादसे में किसी के जख्मी होने की तो इतलात नहीं है? जी, अभी कोई शुक्र है कि कोई इस हादसे में जख्मी नहीं हुआ, लेकिन आग की जो शिद्दत है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। जो एक गोदाम है ये कॉटन फैक्ट्री का, उसमें मुकम्मल तौर पर आग लग चुकी है और उसमें आग जो है वो शिद्दत ही इख्तियार करती जा रही है। जो फैक्ट्री के मुलाजमीन थे उन्होंने दूसरी साइड का जो साथ वाला गोदाम था उसको खाली करना शुरू कर दिया है और उसमें जो रुई पड़ी हुई थी उसको हटा लिया गया है ताकि आग जो है वो वहाँ तक ना फैल जाए। जबकि रेस्क्यू की अब भी तकरीबन 11 के करीब गाड़ियां हैं। जो फायर टेंडर्स हैं वो अभी भी आग बुझाने में जो है वो मसरूफ़ अमल है। जो रेस्क्यू का अमला है वो मुकम्मल तौर पे यहाँ पर ऑपरेशन जारी रखे हुए है, लेकिन जो आग की शिद्दत है वो काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से भी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है आसिफ, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। कराची में मुर्गी के गोश्त की कीमतों को पर लग गए। फी किलो गोश्त 400 रुपए होने पर शहरी फट पड़े। दुकानों पर रखी सरकारी रेट लिस्ट खरीदारों को मुंह चिढ़ाने लगी है। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं खुर्शीद आलम। कराची के बाजारों में मुर्गी का गोश्त 400 रुपए फी किलो पर फरोख्त होने लगा। कमिश्नर कराची तो तब्दील हो गया, लेकिन महंगाई का बढ़ता ट्रेंड तब्दील ना हो सका। ग्राहकों पर क्या बीत रही है और दुकानदार इसकी क्या वजह बयान करते हैं, जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। इमरान खान ने बोला घबराना नहीं, हम घबरा नहीं रहे, लेकिन फिर भी चिकन 400 लेकर जा रहे हैं। अभी 400 रुपये बता रही है। मैंने बोला भाई 2 किलो लेनी थी, मैंने बोला 1 किलो दे दो यार, क्या करें। गोश्त देखो कितना महंगा, चिकन देखो कितनी महंगी। चिकन तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है, 400 रुपये हद हो गई चिकन की भी। बिल्कुल कुछ ये माफिया है, जो बड़े बड़े लोग हैं वो मुर्गी खाली पाल रहे हैं। छोटे मोटे पहले फार्मर पालते थे, मुर्गी जो है वो ज़्यादा होती थी, उसके हिसाब से रेट कम हो जाता है। ये 3 साल से जो 214 रुपये कमिश्नर ने रेट निकाला हुआ है, ठीक है, और कोई पूछने वाला नहीं है। मुर्गी भले न उड़ सकती हो, लेकिन मुर्गी के गोश्त की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं और कमिश्नर कराची का ऑफिस एक बार फिर लाइल निकला। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। गिलगित बल्तिस्तान के जिला खिज़र के बुलंद पहाड़ों में छुपी पाकिस्तान की सबसे बड़ी कुदरती झील समा के नुमाइंदे आबिद अली इस तिलिस्माती झील की सैर करवा रहे हैं इस रिपोर्ट में। जादू नगर की जादू भरी लहरें, हुकुश झील, गिजर की तिलिस्माती झील का हुस्न दीवाना बना दे। ज्यादातर सियाह ये समझते हैं कि अताबाद झील सबसे बड़ी कुदरती झील है, लेकिन ऐसा नहीं। सबसे बड़ी कुदरती झील गिलगित बल्तिस्तान की हुकुश झील है। 9 किलोमीटर रकबे पर गिलगित बल्तिस्तान की सबसे बड़ी कुदरती झील जल तरंग बजाए मौजे ऐसे बल खाएं कि जो देखे यहीं का हो जाए। सुनहरी किरणों पर नीले आसमान की चादर, घुंघरियाले बादल और उनके नीचे बहता फिरोजी पानी, जैसे जमीन पर जन्नत का कोई टुकड़ा हो। पूरी नाले का नाम खुकुश है, जहाँ ये झील मौजूद है इसी जगह को बहक कहते हैं। ये इस एरिया बरसत से वहाँ तकरीबन 20-22 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है और 11 किलोमीटर तक अभी गाड़ी जाता है। वहाँ से आगे 2.5 घंटे का रास्ता है, वहाँ पैदल जाना पड़ता है। जितनी हसीन ये झील है, आबी हयात के लिए उतनी ही जरखेज भी है। ट्राउट मछली को भी यहाँ का पानी बहुत भाता है, इसीलिए अफजाइश भी खूब है। ये झील पूरी नार्दर्न एरिया में बहुत बड़ी मशहूर झील है और ट्राउट मछली की बहुत बड़ी ज़ख़ीरे वहाँ पे मौजूद है और बड़े बड़े लोग, बहुत से शौकीन लोग इसको देखने के लिए आते हैं, फिशिंग के लिए आते हैं और गवर्नमेंट पाकिस्तान ने अभी इसकी एक दिन का फिशिंग के लिए 10,000 रुपए मुकर्रर किया है। पहाड़ों के दरमियान बल खाती लहराती ये झील 4 हिस्सों में बटी नजर आती है, लेकिन पानियों के धारे एक दूसरे से जुड़े हैं। रास्ता तो इसका बहुत मुश्किल था क्योंकि कोई ट्रैक नहीं है, आपको रफ ट्रैक है, उस पर आपको आना पड़ता है।
लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप पहुँचते हैं और इसके नज़ारे देख के, इसका कलर देख के, जिसका कलर है वो बहुत ही प्यारा है और यहाँ पे आके हर बंदे की थकन बहुत दूर हो जाती है। हुकुश झील का पानी ग्लेशियर से बहकर आता है। नवंबर से अप्रैल तक ये झील जम जाती है। आबिद अली, समा, हुकुश झील, गिजर, गिलगित बल्तिस्तान। इस खूबसूरत रिपोर्ट से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरें जानिए इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।